हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज मैं कराने वाली हूँ आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, जिसका कोड है 336। और आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर जो है वो कैसे आने वाला है। तो इसके साथ साथ मैं आपको दूंगी कुछ अच्छे टिप्स, बताऊँगी कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के एंड तक देखते देखते आप समझ जाएंगे आपको पेपर वहाँ पर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको कैसे स्मार्ट वर्क वहाँ पर काम करना है। आपको हार्ड वर्क नहीं करना। आपको अगर हल्का से स्मार्ट वर्क कर लोगे आप इजीली इस पेपर में पास हो जाओगे, है ना। और इतने टाइम से जो बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं कि मैम हमारे पास तो बुक्स नहीं है, कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस थोड़ा सा पढ़ना, और हमें क्या क्या पढ़ना है वो आज की वीडियो में आपको एंड तक बने रहिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो टाइम रहते देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये देखिए, ये आपका पेपर है आपका, ठीक है। और ये थ्योरी का पेपर जो आता है आपका 40 मार्क्स का। तो मतलब 40 मार्क्स में से अगर मैं आपको बोलूँ, आपको पासिंग के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं 30 ओनली, क्योंकि 30 मीन्स आपको 30% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो 30 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं। बाकी 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो चुका होगा, आपने जो भी है सबमिट कर दिया होगा अपना प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उसमें भी आपके मार्क्स इसमें ऐड होके आएंगे। तो देखिए, 13 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप वीडियो के साथ एंड तक बन जाएंगे, आप समझ जाएंगे 13 नंबर कितने इजीली आप लोग भी ला सकते हैं, बल्कि उससे अच्छे नंबर आप लोग लेके आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस का मैं आपको बता दूं तो 24 क्वेश्चंस आपके टोटल पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से सारे कंपलसरी होते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये आपका जो पेपर होता है वो डिवाइडेड होता है, जिसमें से अगर मैं आपकी बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मतलब 7 क्वेश्चन आपके एक मार्क्स के आते हैं, मतलब जो MCQ बेस्ड होते हैं। उसके बाद आपके जो 8 क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद 9 to 17 से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। इसमें आपके फिलअप आ जाएंगे, आपके मतलब असर्शन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, असर्शन रीजन वाले आपके, है ना, एक वर्ड वाले आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स मोटी तो आपके 17 नंबर का पेपर तो आपके हाथ में ऐसे ही आता है, जो आपका ऑप्शनली होता है। मतलब आपको टिक मारना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको करना है। और इसमें से आपके आराम से 15 तक आ जाते हैं पेपरों में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बी सेक्शन की, तो फ्रेंड्स इसके जो बी सेक्शन की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का आता है और 4 नंबर का आता है। 4 नंबर का आपका एक ही क्वेश्चन आता है, और 3 नंबर के आपके मतलब 2-3 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 20 से 23 बोल रहा तो 20, 21, 22, 23 मतलब 4 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के आते हैं, और 2 नंबर के आपके 1-2 क्वेश्चन और आते हैं। तो इसमें से अगर आप मोटे एक आध क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लोगे ना, तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आप समझ पा रहे होंगे कि हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या हमें करना है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चनों की तरफ नहीं जाना है। आप बस थोड़ा सा लॉजिकली जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, आपकी बुक मिली होगी या कुछ भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसमें से मोटा आप इसके हिसाब से पढ़ के चले जाओ, ठीक है। तो खंड सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही आप देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बहुत इजी होता है, जो आप टिप्स में कर पाओगे। तो ये बोल रहा है कि एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है F3, इसका मतलब होता है B3 C3 D3 E3। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूँ, ये E3 क्या है, B3 क्या है, ये सब लोग चीज़ें क्या हैं, ये एक पर्टिकुलर सेल का एड्रेस होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है आपको B3 की वैल्यू भी दे रखी है, C3 की वैल्यू दे रखी है, D3 की वैल्यू दे रखी है, E3 की वैल्यू दे रखी है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि जो F3 है वो क्या होगा। तो आपको मैं बता देती हूँ, जो आपका F3 है वो इन सब की वैल्यू प्लस होएगी। तो आपको क्या करना है, ये 50, 93, 89 और 30 को प्लस कर देना है, और जो आपका आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर राइट है 262, ठीक है। बाकी आप करके देख लीजिएगा एक बार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, इनमें से क्या एक लॉजिकल ऑपरेटर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। देखो मैं आपको मोटा एक चीज़ बताती हूँ, एक्सेल बहुत अच्छे से पढ़ के चले आना। जो बच्चों ने मतलब एक्सेल का कोई बेसिक कोर्स कर रहे हैं, कई लोग बच्चे सीखते हैं, है ना, तो जिन्होंने बेसिक किया हुआ है ना, तो वो इजीली पेपर, उनके लिए तो ये पेपर कहते हैं ना कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है। मतलब वो कहेंगे ना के बराबर पेपर है, हंसते जाएंगे, बिना पढ़े तब भी अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ ये जरूर पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ में से आ जाते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट।
ये 3 एप्लीकेशन में बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको। अगर इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है ना तो आप इजीली पेपर अटेंड कर पाएंगे। आप आगे देखिएगा क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स तो आपको पता ही होगा। ये देखो खुद दिमाग लगाइए, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा वो भी दिमाग लगाइए। ये जो एडिशन है, ये डिवीज़न है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये तो हो नहीं सकते। तो एक जैसे पूछें तो लॉजिकल होते हैं आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाले, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है कि एक वैलिड सेल रेफरेंस बताइए। तो वैलिड सेल रेफरेंस क्या होता है। अब देखिए इतना दिमाग अगर आप लगाओगे तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने अब बताया था कि ये C3, B3, D3, तो ये होते हैं वैलिड। तो इसमें से आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्वेश्चन सी ऑप्शन A4, तो ये होते हैं आपके वैलिड, जिसमें आपको कहते हैं ना रो और कॉलम दोनों का एड्रेस इसमें आपको दिया होता है। क्लियर है आपको यहाँ तक। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन सी हो गया। आगे क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन। कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है। अब देखिए आप टेक्स्ट सेट करते हो वर्ड में आपने देखा होगा, यहाँ तक कि फ़ोन में भी आपने किया होगा, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, लेकिन साउथ क्या होता है। साउथ तो कुछ नहीं होता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो वैसी डायरेक्शन है, ठीक है, जो आपके मैप में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है कि जो वर्ड होता है, MS वर्ड होता है, उसमें जो कंट्रोल A है की कॉम्बिनेशन ये किसके लिए की जाती है। अब देखो ये भी आपको पता होगा, कंट्रोल की होता है जो एंटायर डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना। शॉर्टकट कीज जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने इसमें भी वीडियो अपलोड की हुई है शॉर्टकट की को लेके, और मैंने पहले भी कुछ जो डेटा एंट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उससे पेपर में आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है कौन सा सिंटैक्स जो है फंक्शन का वो करेक्टली रिटर्न है, मतलब आप जब कैलकुलेशन करते हो तो कैसे लिखते हो। तो फ्रेंड्स इसमें से ऑप्शन A आपका सही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं रेंज जो होती है ना, जो आप रेंज देते हो कैलकुलेशन के लिए, वो स्पेसिफाइड यूजिंग अ कॉलन से स्पेसिफाइड की जाती है, बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि पावर पॉइंट में कौन कौन से व्यू होते हैं। तो देखिए नॉर्मल व्यू, नॉर्मल हर चीज़ में आपको होता है, आपको नॉर्मल चाहिए। स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड आ रहा है तो स्लाइड का यूज़ जो होता है वो पावर पॉइंट में होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्लाइड शो की, स्लाइड भी वहीं आ रहा है, पावर पॉइंट में स्लाइड ही तो बनाते हो आप, लेकिन कंटेंट कोई प्रकार का व्यू नहीं होता है, कहीं पर भी यूज़ नहीं होता है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। बात फ्रेंड्स आपका जो 8th क्वेश्चन है वो आपके असर्शन रीज़न वाले स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको असर्शन पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, देखना है ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। फिर उसके बाद आपको रीज़न को रीड करना है, देखना है कि ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। फिर आपको इन दोनों में रिलेशंस बनाने होता है। आपको रिलेशन चेक करना है कि क्या जो रीज़न है वो सही से डिफाइन कर पा रहा है असर्शन को, असर्शन सही से बता पा रहा है, रीज़न मतलब क्लियर कर पा रहा है, तो तब जाके आपको ऑप्शन A और B में से लगाना है, ठीक है। अगर सपोज़ आपका इन्हीं में से अगर आपने ये चेक किया और आपका ए जो असर्शन है वो गलत हो जाता है या आपका रीज़न गलत हो जाता है, तो आपके C, D, E में से कोई एक ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको वहाँ पे ध्यान देना है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। असर्शन क्या बोलता है, लाइन स्पेसिंग डिटरमाइंस द हाइट ऑफ टेक्स्ट इन द पैराग्राफ, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, पैराग्राफ की हाइट को जो है वो डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आपका रीज़न क्या दे रहा है कि तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है इस सिंगल इन लाइन स्पेसिंग। देखो ये भी सही बोल रहा है, लेकिन क्या है जो रीज़न है वो क्या कर रहा है, वो उसको सही से डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा है या असर्शन सही से डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो ये बोल रहा है कि लाइन स्पेसिंग इज़ अ डिफ़ॉल्ट, जबकि असर्शन क्या फोकस कर रहा है कि वो कर रहा है कि हाउ लाइन स्पेसिंग इटसेल्फ अफेक्ट द ओवरऑल हाइट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, नॉट जस्ट द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बात नहीं कर रहा, वो ओवरऑल हाइट की बात कर रहा है जो आपका असर्शन है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी ऑप्शन इज विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेशन वाला, बारकोड रीडर इज एन इमेज स्कैनर। बिल्कुल गलत बात है, इमेज को स्कैन कर बारकोड को स्कैन करता है। और रीज़न भी क्या दे रहा है, एन इमेज स्कैनर ट्रांसलेट प्रिंटेड इमेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट विच कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो A, B में से कोई ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा A फॉल्स और R ट्रू। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट ट्रू फॉल्स। आपको बताना है कि फॉन्ट साइज़ को मीटर में मापा जाता है। एक बार बताइए, कोई कपड़ा है जो मीटर में मापा जाएगा? तो याद रखना फॉन्ट साइज़ को ऑलवेज किस में मापा जाता है, मीटर में नहीं मापा जाता, ये फॉल्स हो जाता है। ऑलवेज मापा जाता है इन पॉइंट्स में। तो ये आप याद रखना, क्या पता आपको लिखने को आ जाए।
ठीक है, इन पॉइंट्स में आपको मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स एट आर सेट एट 0.5 इंच इंटरवल, तो क्या इसमें होता है, तो ये भी आपका है ट्रू। क्लियर है, पॉइंट्स में आप लिख लोगे, पॉइंट्स में मापा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है कि व्हेन यू कट और कॉपी करते हो किसी टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन एन एरिया ऑफ मेमोरी, तो उस मेमोरी को क्या कहा जाता है। जब आप टेक्स्ट ये करते हो तो वो मेमोरी क्या होती है जहाँ पे आप मतलब कॉपी करते हो, तो आपको पता ही होगा क्या कहते हैं। ये कई बार आपने देखा होगा, आपने फ़ोन में भी किया होगा, जब आप कोई नंबर कॉपी करते हो, देखो मैं आज बताऊंगी, करके देखना। आप किसी नंबर को कॉपी करो तो वो आपका पता है कहाँ पे कॉपी होता है, वो आपका कॉपी होता है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में देखो लिखा हुआ आ जाता है उसमें, क्लिपबोर्ड, टेक्स्ट कॉपी इन क्लिपबोर्ड, है ना, इमेज कॉपी इन क्लिपबोर्ड, तो ये सब आपका लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है डैश जो है इज़ अ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट ऑप्शन। भाई पेस्ट ऑप्शन आपको पता ही होगा, Ctrl+V, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कई बार कर चुके हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्शन, ये तो आम हो गए, सबको पता होता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स पेपर में, तो आपको डरना ही नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन आया है। डैश कलर वेवी लाइंस, जो वेवी लाइंस आती है ना, अपेयर अंडर मिसपेल्ट। अब देखो मिसपेल्ट, जबकि स्पेलिंग, मिसपेल्ट मीन्स स्पेलिंग एरर, मिसपेल्ट मीन्स स्पेलिंग एरर, तो स्पेलिंग एरर में जो आता है तो आपको पता ही होगा कौन सा होता है, तो वो होता है आपका रेड। अब एक साथ एक चीज़ और नोट कर लो, अगर आपसे पूछा है ग्रामेटिकल एरर, तो उसके लिए मैं बता दूं वो आता है ग्रीन, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी एक ही क्वेश्चन में। हो सकता है आपसे ये पूछ ले जाए इस बार में, मतलब एरर स्पेलिंग में ना पूछे, ग्रामर में पूछ लें, ठीक है ना। तो हम सारी चीज़ें ना क्लियर करते चलेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं आज की वीडियो में, हर चीज़ बताएंगे। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर जो और क्वेश्चन में छुपे हुए हैं ना, वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, डैश इज अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस इमेजेस बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पेन्स अगेंस्ट हीट सेंसिटिव पेपर। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स आपका जो हीट आता है, आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। जहाँ पे हीट आता है तो ये आपका हो जाता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है ना। जो थर्मल प्रिंटर होता है वही हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका थर्मल प्रिंटर, ठीक है। क्लियर है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है अ डैश इज द टेक्स्ट विच इज एडेड टू द टॉप मार्जिन ऑफ एवरी पेज। तो देखिए जब एवरेज मतलब आपको टॉप मार्जिन की अगर आपसे बात होती है तो आपको अच्छे से पता होगा, आपका ऑप्शन हो जाता है हेडर। आपने हेडर और फुटर पढ़ा होगा MS वर्ड में, तो जब भी आपसे हेडिंग की बात करें, टॉप की बात करें, पेज के टॉप पे आपको कुछ शो करना है, ऐड करना है, तो हेडर लिखोगे। और पेज के बॉटम में आपको एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, मे भी आपसे ये पूछा जाए कि पेज के बॉटम में आपसे जो हो तो वो फुटर होता है, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने दोनों चीज़ बता दी है यहाँ पे, तो फुटर एंड हेडर दोनों का यूज़ आपको पता होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी मतलब कौन सी की आप प्रेस करोगे। तो आपको मैं बताती हूँ, जब भी आपको पेज ब्रेक करना होता है आपको Ctrl+Enter, ठीक है, ये आपको प्रेस करना होता है, इससे आपका पेज ब्रेक हो जाता है। क्लियर है। बाकी फ्रेंड्स मैंने शॉर्टकट कीज़ की एक अलग से वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट कीज़ उसमें मैंने डिस्कस की हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को एंड के तक देखने के बाद आपको मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हैं डाटा एंट्री से रिलेटेड, वो भी देख के जरूर जाइएगा। इससे आपका काफ़ी हद तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप पेपर में इतना कर पाओगे कि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ, ठीक है। वैसे आज की वीडियो से ही आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। आपके माइंड में अभी तक ये तो आ ही गया होगा कि आप फेल तो होने वाले नहीं हो, ठीक है ना। मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट वे ऑफ सिलेक्टिंग अ होल पैराग्राफ। देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अभी तक आपने जो करा है, जो आप मतलब ज़्यादातर आपके फ़ोन में भी यूज़ करते हो, आप क्या करते हो यूज़, आप एक जगह में अपना कर्सर रखते हो लाइक इज दिस एंड आप स्ट्रेच करते हो ऐसे करके, है ना, करते हो ना। तो एक वे तो ये होता है आपका सिलेक्ट करने का, जो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा है कि आपको कोई अच्छा तरीका बताना है, शॉर्टकट वे की बताना है आपको, तब आप क्या करोगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या करोगे, अपना कर्सर मतलब लिखोगे आप प्लेस योर कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ। आप अपने पैराग्राफ के स्टार्ट पे, लाइक मैंने यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रख दिया, यहाँ पे W है, ठीक है, यहाँ पे अपना कर्सर मैंने रख दिया पैराग्राफ के स्टार्ट पे। और मुझे प्रेस करनी है एक शॉर्टकट की जो है आपकी Ctrl+Shift+,
प्लस डाउन एरो। आपने वाला एरो देखा होगा, आपको दिखता होगा सो आपके कीबोर्ड में ऐसे कुछ एरो होते हैं, लेफ्ट राइट डाउन अपवर्ड, है ना, तो आपको डाउन वाला, आप इसको डाउन एरो ना बना के डाउन एरो लिख भी सकते हैं वहाँ पे पेपर में, ठीक है। क्लियर है आपको? तो आपको आई होप ये आंसर पता चल गया होगा। आपको क्या करना है, प्लेस योर कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ एंड प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड डाउन एरो। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 16 कि विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट सम ऑफ रेंज ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन अ क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया है ना, उसमें आपको फंक्शन आपको सम करना है। तो मैं आपको बता दूं, जब क्राइटेरिया में आपको कुछ सम करना होता है, वैसे तो आप इक्वल टू लगा के ऐड वाला ऑप्शन यूज करते हो, लेकिन आपको क्राइटेरिया है, मतलब आपको रेंज, सम ऑफ रेंज करनी है किसी पर्टिकुलर सेलों की, तो आप यहाँ पे एक शॉर्टकट लिखोगे, आप यूज करोगे सम इफ, ठीक है। तो सम इफ क्या है, ये आपको यूज करना है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 डैश इज अ स्लाइड दैट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल अदर स्लाइड्स फॉर द प्रेजेंटेशन। तो इसका आपको पूछ रहा है कि क्या ऑप्शन आप यूज करते हो, तो इसका वन एंड ओनली ऑप्शन है आपका स्लाइड मास्टर व्यू, ओके। इसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स ऑप्शन सेक्शन बी, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर मैंने बताया है आपको पहले ही। तो जैसे 18 क्वेश्चन आपका पूछा गया, कंपाइलर से एम्बेडर में क्या डिफरेंसेस है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कम से कम 2 उदाहरण दीजिए। आपको पता ही है जो कोडिंग्स हम जिसमें करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसमें वर्क करते हैं, जैसे जावा से C#, C++, ऐसी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, आपने पढ़ी होंगी, तो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। बाकी इसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, शायद मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोल रहा है कि जो सुनीता है वो क्लास में प्रिंटर और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ रही है। देखो प्रिंटर्स क्या है, प्रिंटर कैसे काम करता है, उसके टाइप्स क्या है, सारे पढ़ के आपको जाना है। इसमें 2 पूछे हैं, हो सकता है अगली बार आपसे कुछ और पूछ ले जाए, ठीक है ना। तो क्लास के अंत में उन्होंने छात्रों से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उस प्रिंटर्स का नाम आपको बताना है जो पेपर पर बिंदुओं के संयोजन से टेक्स्ट प्रिंट करता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। तो देखिए आपको यही ट्रिक मिल जाती है, डॉट्स, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारे आंसर आपको कभी कभी पेपर में ही मिल जाते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है नेम द टाइप्स ऑफ प्रिंटर विच इज एक्सट्रीमली फास्ट बट वर्क क्विकली विथ ऑटोमेटिक पेपर लोडिंग फीचर्स। तो ये जो ऑटोमेटिक की बात आती है ना, इसकी बात आती है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि लेजर प्रिंटर की बात कर रहा है, ये लेजर प्रिंटर की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी इसके और भी टाइप्स हो, प्लीज पढ़ के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोल रहा है राइट नेम ऑफ 3 जनरलाइज्ड पैकेज विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरलाइज्ड पैकेज होता है, पहले समझ लो वो क्या होता है। जो जनरलाइज्ड पैकेज होता है ना फ्रेंड्स, वो रेफर करता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो डिजाइंड होते हैं फॉर अ वाइड रेंज ऑफ आपके यूजर्स और टास्क के लिए, ठीक है। तो कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, आप प्लीज नोट डाउन कर लेना कि जो ये होता है, ये एक पैकेज होता है जो रेफर करता है एक कलेक्शन, एक प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है इसमें, जो डिजाइन किया जाता है कि वाइड रेंज में यूजर के लिए और टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? अगर मैं इसमें नाम बताऊं तो आपको सबसे अच्छा नाम है, अभी मैं नाम लूंगी, आप समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वाइड रेंज में यूजर्स यूज़ करते हैं, वैरायटी ऑफ वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। एडोबे क्रिएटिव क्लाउड आपने सुना होगा, गूगल वर्क स्पेस, ये तो एटलीस्ट आपने सुना ही होगा। तो आपको ये 3 नाम बताने थे, 3 नाम मैंने आपको बता दिए। 3 नंबर का क्वेश्चन था, आराम से 3 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। फिर आपका DBMS, देखो ये क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाना, जो मैं बता रही हूँ जरूर पढ़ के जाना। DBMS के बारे में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। इसमें फुल फॉर्म ऑलरेडी आपको दी हुई है। इसमें आपके 3 DBMS पूछे हैं प्रोग्राम, लेकिन DBMS है क्या ये भी आपको पढ़ के जाना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, जो पूरे डेटा वर्क्स पे मतलब पूरे डेटा बेस को आपके मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोलता है मेल मर्ज का प्रयोग करके एड्रेसों को सीधे एनवलप्स पर प्रिंट करने के लिए। देखो मेल मर्ज का क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है शायद आई थिंक अपनी वीडियोस पे, तो मेल मर्ज का क्वेश्चन आप वहां से प्लीज पढ़ के जरूर जाइएगा। अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आपके 21 और 22 क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा आपको पढ़ के जाना है। मेल मर्ज आई होप आपको करना भी आता होगा, जिन्होंने कोर्स किया है उनको पता होगा कैसे करते हैं, और उसका मेल मर्ज का यूज़ किया जो MS वर्ड में आप लोग करते हो, ठीक है ना।
23 क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंड द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो आपको 3 की फुल फॉर्म बतानी है, हर बार पूछी जाती है, 3 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछा है यहाँ पे आईएसपी की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्लियर है। पीसी जो सबसे इजी है, पर्सनल कंप्यूटर। आईएसडीएन की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, सॉरी डी से डिजिटल, तो क्लियर है। फिर है आपकी टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर है टीएलडी की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन, क्लियर है। तो ये सारे के सारे आपकी फुल फॉर्म्स होती हैं जो पेपर में पूछी आती है। जितनी आपकी फुल फॉर्म्स दे रखी होंगी आपके टेक्स्ट बुक्स में, तो प्लीज़ आप उसको देख के जरूर जाइएगा, ठीक है ना। जो बुक्स आपको मिली है तो कुछ लिमिटेड ही दी होती हैं, एक बार नज़र मार के चले जाइएगा, एटलीस्ट आपको मतलब वहाँ पे कर पाओगे कि क्या पूछा है, ठीक है ना। और वैसे ज़्यादा टफ आती नहीं, 2-3 तो ऐसी आएंगी जो 3 आपको लिखनी है, 2 तो ईजी आएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सीपीयू की फुल फॉर्म पता ही होगा आपको, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। तो ऐसे भी पूछे एमयू की मेमोरी यूनिट, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, जो बेसिक चीज़ है ये तो आई थिंक आपको पता होगा। सीयू कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, तो ये सब भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन डोमेन, व्हाट आर इट्स टाइप, ठीक है, एंड एक्सप्लेन डोमेन नेम सिस्टम विद एग्जांपल। तो डोमेन से रिलेटेड एक टॉपिक आपका मतलब ज़रूर आता है। तो डोमेन आपको पता ही होगा, हर डोमेन, हर कंपनी का एक अलग अलग डोमेन होता है, उसमें आप काम करते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा, आप समझ गए होंगे आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक दूर हुआ होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, धन्यवाद।